नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन सर अखिलेश एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज देखिए हम लोग जौनपुर ज़िले के बारे में शुरू से लेके जौनपुर ज़िले की स्थापना कब से हुई, कैसे हुई, किस प्रकार से पुराणों में प्राचीन काल से लेकर आज तक जो भी जौनपुर में घटित हुआ है एक एक जानकारी से आपको रूबरू कराते चलेंगे। और साथ साथ जो ऐतिहासिक जो धरोहर है हमारे यहाँ, जो मध्यकाल में फिर आधुनिक काल में जो सजोई गई हैं और भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित की गई हैं, उनके बारे में हम आपको एक एक करके तह बाई तह बताते चलेंगे। और जो अटाला मस्जिद है, आप लोग परीक्षाओं में देखते होंगे अटाला मस्जिद कहाँ है, तो आप लोग ये बताते होंगे कि यहाँ पे है। सिराजे हिंद किसे कहा जाता है, फिर जौनपुर लिंगानुपात कितना है, क्षेत्रफल कितना है, जौनपुर को अधिकारियों का ज़िला भी कहा जाता है। आखिर ऐसा ये सब क्यों, आखिर उसके पीछे कारण क्या है, एक एक कारण से आपको रूबरू कराएंगे। और साथ में लाल दरवाज़ा, 4 अंगुल मस्जिद, ये सब जो विभिन्न प्रकार की चौकियाँ धाम और जो अन्य मैहर धाम, चंडी धाम, हजोसी धाम, पूर्वांचल विश्वविद्यालय स्थापना और साथ साथ अन्य चौमुख वीर, जो ऐसा शिवलिंग मिला है यहाँ पे गुप्तकालीन चौमुख वीर, जो बक्सा ब्लॉक के अंतर्गत एक गोमती नदी के किनारे एक गांव में लगभग पाया गया है और जो गुप्तकालीन बताया जाता है पुरातत्वों के अनुसार। तो एक एक चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएंगे और साथ साथ जौनपुर की हर एक प्रसिद्धि, चाहे लाल दरवाज़ा, शाही किला, अकबर ब्रिज, जो भी चीज़ें हैं हम आपको एक तरफ से बताते चलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं कि इस जौनपुर ज़िले की स्थापना प्राचीन काल से किस प्रकार से आज तक हुई है और इसमें क्या बदलाव आते गए हैं, क्या चीज़ें संरक्षित की गई हैं, आप लोग देखते चलिएगा। और जो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आप लोग उसे लिखते भी चले और मनोरंजन के साथ साथ यहाँ पे ज्ञानवर्धक चीज़ें भी इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जौनपुर ज़िला प्राचीन काल में जो था, लगभग हम बात करते हैं कि जो मध्यकालीन है, जो राजपूत शासन काल के दौरान, उसके बाद जो समय था लगभग, तो इस पे सर्वप्रथम यहाँ पे माना जाता था प्राचीन काल में यह है देवनागरी नाम से बहुत प्रसिद्ध था। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, और प्राथमिक शिक्षा जो थी उसके नाम पे बहुत ये से प्रसिद्धि पाया हुआ ज़िला है। और बाद में कन्नौज के शासकों ने इस पर आक्रमण करके इसका नाम रखा यवनपुर। शुरू में इसका नाम, कन्नौज के शासकों ने इस पर आक्रमण किया और इसका नाम रखा यवनपुर। फिर बीच में लगभग इसका इतिहास उतना उल्लेखनीय नहीं है, बीच में लगभग जो कहते हैं अंधकार युग जो बीच में था, इतिहास के दौरान लिखा नहीं गया या चीज़ें सजोई नहीं गई। ऐसा थोड़ी है कि जौनपुर का अस्तित्व मिट गया था या जौनपुर का क्षेत्र। तो फिर आगे चलकर यह गुप्त साम्राज्य का लगभग हिस्सा बना। और बाद में जब आते हैं मध्यकाल में, जहाँ थोड़ी बहुत हमें चीज़ें पुरातत्वों के अनुसार प्राप्त हुई हैं, तो उसमें आता है रोल मध्यकाल में जो रोल आता है वो आता है फिरोज शाह तुगलक। ये तुगलक वंश के प्रमुख शासक हैं। इनको आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये नगरों को बसाने वाले शासक थे, फिरोज शाह तुगलक। तो इन्होंने अपने समय में लगभग 300 नगरों का निर्माण किया था अपने शासनकाल में, जिसमें हरियाणा में आज हिसार है, हिसार हरियाणा में, और फिरोजाबाद जिला उत्तर प्रदेश में, फिर आगे है फिरोजपुर जिला है पंजाब में, फिरोजपुर पंजाब में, फिर आगे है जौनपुर उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये प्रमुख हैं
जो उन्होंने बसाया था अपने शासनकाल में, लगभग 300 नगरों, यहाँ पे लिखे हैं कि 300 नगरों के ये निर्माण करता थे। और जो ये प्रमुख बसाए थे उनमें से देखिए हमारा एक जौनपुर है, तो हम लोग जौनपुर पे बात करेंगे। और इनमें बसाए गए में सबसे प्रमुख उन्होंने फिरोजाबाद को सर्वाधिक प्रिय, फिरोज शाह तुगलक को सर्वाधिक प्रिय फिरोजाबाद था, गोमती नदी के किनारे फिरोजाबाद स्थित। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं जौनपुर ज़िले के बारे में बात कर रहे हैं। और जौनपुर ज़िले को जिसने बसाया उनका नाम फिरोज शाह तुगलक। किस प्रकार से कैसे उन्होंने इस शहर को स्थापित किया, किनकी याद में इसको स्थापित किया, और किस प्रकार यह शहर अपने आप में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, उसको आप लोग देखिएगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर का निर्माण किया था। तो इन्होंने जब अपने इस शहर को बसाया तो इनके एक चचेरे भाई थे जो दिल्ली के सम्राट थे या शासक थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ये दिल्ली के शासक थे और इनके फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई। तो इनकी याद में इन्होंने जौनपुर शहर को बसाया। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप लोग कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की याद में तो जौनपुर नाम क्यों रखा? तो देखिए दोस्तों, तो इनका उपनाम था जौना खां के नाम से जौनपुर नाम पड़ा। ठीक, जौना खां के नाम से इस जौनपुर नाम इन्होंने, इनके उपनाम पे जौना खां के नाम पे इन्होंने जौनपुर नाम रखा था। तो मध्यकालीन भारत में सरकी शासकों की, अब देखिए जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहे थे तो उस टाइम में दिल्ली में जब राजगद्दी, ये मोहम्मद बिन तुगलक को आप लोग जानते होंगे, दिल्ली में जब ये शासन कर रहे थे तो उस टाइम केंद्रीय सत्ता थोड़ी पकड़ उसकी कमज़ोर हो रही थी। तो उस दौरान यहाँ पे एक पूर्व के शासक के नाम से मशहूर मलिक सरवर नामक एक हिजड़े ने, क्या नाम था उसका? मलिक सरवर। किताबों में लिखा है कि एक हिजड़े थे। अब देखिए जो भी लिखा है उसे हमें आपको मानना पड़ेगा। तो इन्होंने उस दौरान लगभग 1394 से 1479 तक ये ऐसा साम्राज्य बनाया कि इतने दिन तक लगभग उत्तरी भारत में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बना रहा। किस प्रकार? स्वतंत्र राज्य के रूप में। तो देखिए टाइम पीरियड आप लोग देखिएगा और कौन थे उनको आप देखिए कि मलिक सरवर किनके टाइम में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह साम्राज्य था। कितने दिनों तक? 1394 से 1479 तक। टाइम देखिएगा। और स्वतंत्र राज्य, उत्तरी भारत का स्वतंत्र राज्य था। उस दौरान यह इतना स्थापत्य के क्षेत्र में, मतलब इतनी इमारतें बनी, इतना अच्छा, यह उस टाइम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आपको आगे बताएंगे कि यहाँ पे एक प्रमुख मदरसा का निर्माण किया गया था जिसमें सासाराम के शासक शेर शाह सूरी, जो लगभग 2 सालों के लिए भारत के सम्राट बने थे, उन्होंने यहाँ आकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की थी, जो यहाँ पे मदरसा का निर्माण किया गया था। उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो देखिए मलिक सरवर ये सरकी साम्राज्य के शासक थे। इन्होंने इसको स्थापित किया था। कौन सा साम्राज्य? देखिएगा सरकी साम्राज्य के थे। और इनको एक उपनाम से भी जाना जाता है। तो इनको कहा जाता है ख्वाजा ए जहां। मलिक सरवर को ख्वाजा ए जहां कहते हैं, ख्वाजा ए जहां। तो इस प्रकार इनका उपनाम हुआ। और इनके उपनाम को किस प्रकार हम लोग याद करेंगे? तो ये सरकी साम्राज्य के प्रथम शासक थे। तो इन्हीं के अनुसार ये स्वतंत्र शासन यहाँ स्थापित हो पाया। और जो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, तो ये इनका शासनकाल कब तक था? 1390 से लगभग 94 तक था। तो उस दौरान ये जो थे मोहम्मद
मलिक सरवर, तो इस टाइम ये वजीर थे। वजीर को क्या कहते हैं? मंत्री। तो वहाँ के वजीर थे और जब ये मौका पाए तो इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में स्थापित कर दिए। अब देखिए 1394 में जब दिल्ली के शासन का विघटन हुआ तो इन्होंने इसको पूरे साम्राज्य को स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। अब यह साम्राज्य जो है तो देखिए इसकी भौगोलिक संरचना किस प्रकार की है। यहाँ पे अवध क्षेत्र जो कहते हैं और गंगा यमुना के दोआब का बड़ा हिस्सा पर मलिक सरवर ने कब्जा किया और दिल्ली सल्तनत के अधिकांश भाग को बदलकर जौनपुर साम्राज्य, एक स्वतंत्र साम्राज्य था तो उसको हम आप लोग स्वतंत्र साम्राज्य कह सकते हैं, उसको स्थापित किया। और उनके द्वारा स्थापित राजवंश का नाम उनके शीर्षक मलिक यू अर्क, उनके साम्राज्य का शीर्षक क्या था? मलिक यू अर्क। देखिए जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं हम उन्हें लिखते चलेंगे और आप लोग जरूर लिखिएगा जो जरूरी है। मलिक यू अर्क, तो इसका मतलब होता है पूर्व का शासक, पूर्व का शासक, इसका मतलब होता है पूर्व का शासक, मलिक यू अर्क। बाकी चीज़ें हम मिटा देते हैं, आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से यह साम्राज्य स्थापित हुआ। और फिरोज शाह तुगलक के दौरान जो अलग अलग नगरों का निर्माण करवाए थे उन नगरों में जौनपुर भी था और जौनपुर की स्थापना के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। आगे आपको विभिन्न और अच्छी चीज़ों के बारे में। तो उनके जो राजवंश का जो शीर्षक था तो मलिक यू अर्क, इसे कहते हैं पूर्व का शासक, पूर्व का शासक। अब आप लोग कहेंगे पूर्व का शासक मतलब, अब देखिए दिल्ली है कहाँ? पश्चिम में है हमारे या जौनपुर से, और जौनपुर दिल्ली से पूर्व में है, तो इसीलिए पूर्व का शासक। देखिए एक एक शब्द, जितने शब्द आज बताए जा रहे हैं सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं या तो आगे पूछे जाएंगे, इतना हम लोगों का वर्षों का परीक्षा देते हुए अनुभव रहा है। तो देखिए मलिक यू अर्क, इसे कहते हैं पूर्व का शासक। ये मलिक सरवर जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये वजीर थे इस क्षेत्र के, और इन्होंने अवसर पाते ही, देखिए गद्दी पाने के लिए अवसरवादिता होना जरूरी है, तभी आप किसी साम्राज्य को चला पाएंगे। तो इन्होंने अवसर पाते ही इस साम्राज्य को स्वतंत्र साम्राज्य में बदलकर यहाँ के अपने आप को शासक बनाया। और लगभग 1394 से लेकर 1479 तक इन्होंने यहाँ पे अपने वंश, जो इनके प्रमुख शासक हुए, इन्होंने यहाँ तक शासन किया और दिल्ली सल्तनत के मतलब जो कहते हैं ना भूगोल बदल दिए यहाँ के। वहाँ का जो साम्राज्य था, बीच के साम्राज्य को इन्होंने निकाल कर अलग साम्राज्य की स्थापना किया। तो इस साम्राज्य को इस प्रकार से इन्होंने नाम रखा। अब देखिए राजवंश जो सबसे उल्लेखनीय शासक इब्राहिम शाह थे। यहाँ पे जो सबसे उल्लेखनीय शासक थे इस वंश के, सरकी साम्राज्य के, इब्राहिम शाह थे। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के स्थापत्य और संस्कृति में योगदान दिया है, और स्थापत्य और संस्कृति में जो इन चीज़ों में उनका योगदान रहा है उसको हम आगे बताएंगे। अटाला मस्जिद के बारे में, लाल दरवाज़ा के बारे में, झंझरी मस्जिद के बारे में, 4 अंगुल मस्जिद। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 4 अंगुल मस्जिद जो हम आप बताएंगे वो लिखा गया है जिस प्रकार की छोटे बच्चे उसको नापें, चाहे बुजुर्ग नापें, चाहे नौजवान नापें, वो हमेशा 4 अंगुल ही आता है। और आप किसी परीक्षा में इंटरव्यू या कहीं भी जाएंगे तो ये पूछते हैं लोग, और जौनपुर की प्रसिद्ध चीज़ें क्या हैं? तो जैसे मूली लोग कहते हैं जौनपुर की 3 चीज़ें और प्रसिद्ध हैं जो माँ के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। तो हम आपको आगे बताते चलेंगे कि किस प्रकार जौनपुर की अन्य चीज़ें प्रसिद्ध हैं। तो इब्राहिम शाह जो यहाँ के शासक थे, उनके द्वारा विभिन्न स्थापत्य के क्षेत्र में जो योगदान दिया गया है उन सब के बारे में बताएंगे। अब आप लोग देखिए भूगोल, जौनपुर का भूगोल किस प्रकार का है। तो जौनपुर के भूगोल के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्षेत्रफल कितना है, लिंगानुपात कितनी है, जनसंख्या कितनी है, साक्षरता कितनी है, किस प्रकार से यह अपने आप को 2001 की जनगणना के सापेक्ष आज तक। देखिए जौनपुर जो है वाराणसी मंडल में है, वाराणसी मंडल में, इसको प्रभाग भी कहते हैं। अब वाराणसी मंडल में 4 जिले हैं टोटल। कौन कौन से? एक वाराणसी खुद है, एक जौनपुर है, एक गाजीपुर है, एक चंदौली है। तो देखिए अब इसके भूमि क्षेत्र पे जो क्षेत्रफल है यहाँ का लगभग
वर्ग किलोमीटर है, 4038 वर्ग किलोमीटर। तो यह है, काफ़ी बड़ा जिला है, 2 महानगरों के बीच में है। 2 महानगर बनारस और इलाहाबाद, 2 महानगरों के बीच में लगभग 4038 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की प्रमुख नदियों में जो है गोमती हुई, सई, पीली, बसुई, वरुणा, और 6 तहसीलें हैं। जौनपुर जिले में अक्सर पूछा जाता है कितनी तहसीलें हैं, तो 6 तहसीलें हैं। ध्यान दीजिएगा तहसील कौन कौन सी है। एक सदर तहसील, दूसरा मड़ियाहू तहसील, फिर मछली शहर तहसील, फिर बदलापुर, फिर शाहगंज, फिर किराकत। ध्यान दीजिए 6 तहसीलें। एक बार फिर बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए या ध्यान से सुन लीजिए। सदर, मड़ियाहू, मछली शहर, बदलापुर, शाहगंज, किराकत। नदियाँ 5, ध्यान दीजिए 5 नदियाँ हैं। जो नदियाँ 5 हैं उनमें से प्रमुख नदी है गोमती और सई। हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि गोमती कैसे कैसे किस प्रकार से, गोमती कहाँ से निकली, किस प्रकार अपने ज़िले जौनपुर से होते हुए आगे जाके गाजीपुर ज़िले में गंगा नदी में उसका मुहाना है। और सई के बारे में भी बताएंगे किस प्रकार सई, और इनके किनारे पर बसे प्रमुख शहरों के बारे में भी बताएंगे, और किस प्रकार ये नदियाँ आगे चल के प्रदूषण का शिकार हो रही हैं और यहाँ का शासन किस प्रकार से उसमें अपना योगदान दे रहा है। तो देखिए ये है। और देखिए जो गोमती नदी है, गोमती नदी को 5 दिव्य नदियों में से एक माना जाता है। गोमती नदी के बारे में हम आपको बताते चल रहे हैं कि गोमती नदी को 5 दिव्य नदियों में से एक माना जाता है। तो आ गई बात नदी की, तो देखते चलते हैं। गोमती नदी 5 दिव्य नदी। अब 5 दिव्य नदियों में से गोमती एक हुई, तो बाकी 4 क्या हुई? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि बाकी 4 कौन। देखिए अब हिंदू इसको एक पवित्र नदी मानते हैं, और यह गोमती नदी गंगा की सहायक उपनदी है, और इसका उद्गम पीलीभीत जिले से होता है। कहाँ से? पीलीभीत जिले से। तहसील कौन सी है? कलीनगर। माधो टांडा गांव है, वहाँ से निकलती है। और एक उसके समीप में फूलहर झील है, और फूलहर झील को गोमत ताल भी कहते हैं। और उस गोमत ताल की जो समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 200 मीटर है, जिसको आप फीट में 6 से 60 फीट कह सकते हैं। और यह लगभग 960 किलोमीटर, मील में लगभग 600 मील तय करके गाजीपुर सैदपुर के पास गंगा में मिल जाती है। कैथी नामक स्थान पर मार्कंडे महादेव एक पवित्र स्थल है जो हिंदुओं के द्वारा पूजा जाता है। और पुराणों में ये मान्यता है कि गोमती वशिष्ठ की पुत्री हैं। ध्यान दीजिएगा, पुराणों में ये मान्यता है कि गोमती वशिष्ठ की पुत्री हैं। यहाँ एकादशी को स्नान करने से पाप से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। और गीता, श्रीमद् भागवत गीता ये बताता है कि गोमती में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है, उसी प्रकार गोमती, क्योंकि गोमती को आदि गंगा भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता ये है कि रावण वध के बाद, आप लोग जानते हैं रावण एक ब्राह्मण था, उसके वध के बाद राम को ब्रह्म हत्या लगी। तो गुरु वशिष्ठ के आदेश पर उन्होंने इस गोमती नदी में स्नान किया था और अपने धनुष को भी धोया था। तो जहाँ धोया था वह स्थान धोपाप के नाम से मशहूर है। हम आपको आगे बताएंगे कि ये धोपाप है कहाँ, और श्री राम जी यहाँ पे स्नान किए थे, वह अवसर कौन था? गंगा दशहरा का अवसर था, और यहाँ पे श्री राम जी ने स्नान किया था। देखिए गोमती के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, तो एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि ग्रहणे काशी मकरे प्रयाग चैत्र नवमी अयोध्या दशहरा धोपाप। जो धोपाप के बारे में आपको बता रहे थे, ज्येष्ठ शुक्ल के टाइम और ग्रहण के टाइम काशी में, मकर संक्रांति के समय प्रयाग में, और चैत्र नवमी अयोध्या सरयू जी में, और दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल के दशहरा को यहाँ गोमती में स्नान से पाप मुक्ति मिलती है। तो उद्गम हम आपको बता रहे थे कि पीलीभीत नगर, कहाँ से? पीलीभीत नगर से 30 किलोमीटर पूर्व से निकलती हैं, और कस्बे से, मतलब जो मध्य कस्बा वहाँ का है, वहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर जो पंगौली फूलहर ताल, देखो नाम क्या है, नाम पे ध्यान दीजिएगा, पंगौली
पंगौली फूलहर ताल या झील कहते हैं, इसको गोमट ताल भी कहते हैं, गोमती के नाम पे गोमट ताल के नाम से जाना जाता है। तो यह नदी वहाँ से निकलती है। तो वहाँ से निकलने के बाद लगभग 20 किलोमीटर दूरी जब तय करती है, नदी में एक सहायक नदी जो स्थानीय नदी है कोई अन्य गौहक गौहक नदी यहाँ पे मिलती है। तो 20 किलोमीटर आने के बाद ये छोटी नदी होगी, गौहाई इसका नाम है, यहाँ पे मिलती है। इस नदी में आगे जब नदी चलती है लगभग 100 किलोमीटर सफर के बाद, तो यह नदी लखीमपुर खीरी जिले में प्रवेश करती है। जो जहाँ प्रवेश करती है वो तहसील का नाम मोहम्मदी खीरी तहसील में प्रवेश करती है। अब देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी है, यहाँ पे जो गोमती नदी है उसकी काफ़ी सहायक नदियाँ इसमें मिल रही हैं। तो उन नदियों का नाम ध्यान दीजिएगा। गोमती की सहायक नदियाँ हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। सुखेता, क्या नाम है? सुखेता, फिर छोहा, सुखेता, छोहा और कठिना, आंध्र छोहा, क्या नाम है? कठिना और आंध्र छोहा। देखिएगा, सुखेता, छोहा, कठिना, आंध्र छोहा। और तब यह जब इतनी सहायक नदियां इसमें मिलती हैं, तब यह नदी पूर्ण नदी के रूप में होकर आगे बढ़ती है। अब आगे जब बढ़ती है तो अपनी पर्याप्त दूरी जो 900 किलोमीटर है तय करने के बाद, लगभग 960, अलग अलग स्रोतों में अलग अलग जानकारी दी गई है। तो जो हम आपको बता रहे हैं लगभग विकिपीडिया का स्रोत आप लोग मान के चलिएगा। तो 960 किलोमीटर 600 मील लगभग दूरी तय करने के बाद गाजीपुर जिले में, जौनपुर के पूर्व साइड में जिला गाजीपुर, वहाँ पे कैथी नामक स्थान पर मार्कंडेय महादेव पवित्र मंदिर है। वहाँ समीप में गंगा नदी में यह नदी मिल जाती है। अब देखिए, गोमती गंगा से वहाँ मिलती है। मार्कंडेय महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पे विभिन्न श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। तो यह नदी 11 प्रमुख जिलों से होकर चलती है। कितने जिलों से? 11 प्रमुख जिलों से यह नदी होकर अपने मुहाने गंगा से मिल जाती है। तो 11 प्रमुख जिले कौन कौन से हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, आप लोग लिखिए। 11 जिले, कितने जिले? 11। अब 11 जिलों का नाम क्या है? पीलीभीत नंबर 1, पीलीभीत हुआ, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, जौनपुर। अब देखिए बीच में हम आपको बताएंगे कि सीतापुर के बाद हरदोई, फिर बाराबंकी, फिर फैजाबाद, फिर प्रतापगढ़। इतने जिलों से होती हुई कितने जिले हुए टोटल, एक बार फिर बता दे रहे हैं। पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, फैजाबाद, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर। तो यह नदी सुल्तानपुर जौनपुर में आने के बाद अपना व्यापक रूप लेती है। और यह एक खासियत और ध्यान दीजिएगा कि जौनपुर और सुल्तानपुर शहर को यह नदी 2 बराबर भागों में बांट देती है। किन किन शहरों को 2 बराबर भागों में बांटती है? जौनपुर और सुल्तानपुर। और दूसरी चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, 11 प्रमुख जिलों से होकर बहती है और जौनपुर में इसकी चौड़ाई काफ़ी हो जाती है। और ध्यान दीजिए, इस नदी की खासियत है, इस नदी में बीच में कभी रेता, जिसको हम आप लोग टीला कहते हैं, बीच में कभी नहीं बनता है। और इस नदी में लगभग जलस्तर हमेशा बरकरार रहता है। और इसकी अन्य सहायक नदियां जो हैं सई है और सरायन है। तो सई के बारे में भी हम आपको बताते चलेंगे। और सरायन नदी है अन्य सहायक नदी। तो बात आई है नदियों की, गोमती के बारे में हम लगभग आपको बता दिए। तो सई के बारे में भी बता देते हैं कि सई नदी किस प्रकार से कितनी दूरी तय करती है, इसका महत्व क्या है, पौराणिक महत्व क्या है, आपको बताएंगे। देखिए, सई नदी कहाँ से निकलती है? भिजवान झील। क्या नाम है? भिजवान झील। ये कहाँ पे है? हरदोई जिला में। हरदोई, भिजवान झील हरदोई जिले से निकलती है। हरदोई के बाद यह उन्नाव जिले में, फिर उन्नाव जिले के बाद लखनऊ,
फिर रायबरेली, फिर प्रतापगढ़, फिर जौनपुर। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो जौनपुर में आई, तो जौनपुर की नदी हुई किस प्रकार से, कहाँ से निकली, भिजवान झील हरदोई से, और इसकी लंबाई जो लगभग माने 563 किलोमीटर है। अब देखिए लंबाई कितनी, 563 किलोमीटर। अब इस नदी की खासियत ध्यान दीजिएगा, इस नदी की भी पौराणिक मान्यता है। इस नदी की पौराणिक मान्यता यह है कि कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे यह नदी जहाँ पे मिलती है गोमती से, उसको तिरमुहानी के नाम से जानते हैं। क्या इस नाम से, तिरमुहानी। तो वहाँ पे राजेपुर, उदपुर और विजयपुर, जो देखिए किस प्रकार से यह नदी तिरमुहानी बनाती है, उसको बताएंगे हम आपको कि यहाँ पे 3 जो प्रमुख स्थान है उसमें इनकी खासियत क्या है। देखिए गोमती नदी और ये सई नदी आके मिली, फिर आगे गोमती बन के निकली। अब देखिए तो बीच में 3 जगह हुए, तो एक का नाम है विजयपुर, एक का नाम है उदपुर और एक का नाम है राजेपुर। तो राजेपुर स्थान में जो तिरमुहानी लगता है उसी के नाम से यह प्रसिद्ध है। और जो विजयपुर गांव है उसकी खासियत आप लोग जानेंगे, पौराणिकता इसकी इतनी है कि विजयपुर में जो अष्टावक्र मुनि थे उनकी तपोस्थली है विजयपुर में। अब अष्टावक्र को आप लोग जानते होंगे, पुराणों में उनकी काफ़ी कहानियां हैं, सुने होंगे, उनके बारे में आप लोग जानते होंगे। उनकी तपोस्थली यहाँ पे है। और दूसरी चीज़ आप लोग ये देखे होंगे, एक नदिया के पार फिल्म शूट हुई थी, तो उसी गांव में शूट हुई थी, विजयपुर में, यहाँ तिरमुहानी के पास। और इसमें देखिए रामचरितमानस में एक प्रमुख चौपाई है कि सई उत्तर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। तो कहते हैं ना कि श्री रामचंद्र जी जब वापस आ रहे थे तो वही चौपाई यहाँ पे है, सई उत्तर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। तो इसलिए आप लोग इन नदियों की पौराणिकता बीच में आ गई, तो बता दिया गया कि किस प्रकार से गोमती और सई कितना दूर तय करते हैं, किन जिलों से होकर निकलती हैं और इनकी पौराणिकता क्या है। तो इस प्रकार से ये बताया गया। अब देखिए ऐसा थोड़ी है कि ये नदियाँ प्रदूषित नहीं हैं, ये नदियाँ काफ़ी प्रदूषित हैं। और यहाँ पे जो इन नदियों के किनारे प्रमुख शहर बसे हैं, तो वहाँ पे चीनी मिल जो हुआ और डिस्टिलरी, जिसको हम आप लोग शराब फैक्ट्री कहते हैं, तो उनके जो विभिन्न प्रकार के केमिकल चीनी मिल से और डिस्टिलरी से निकलते हैं, तो इन नदियों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। तो ITRC की जो शोध पत्र है वो बताती है कि इन नदियों का प्रदूषण का प्रमुख कारण चीनी मिल और डिस्टिलरीज है। और देखिए यूपी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी जो है वो तो यहाँ तक बोल दी है कि गोमती नदी के जो प्रमुख 11 शहर हैं, जैसे लखनऊ हुआ, फिर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, तो ये जो प्रमुख स्थान है वहाँ पे, तो ये यूपी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी ने बता दिया है कि वहाँ पे डुबकी लगाना तो दूर, तट पर टहलना भी वर्जित किया गया है कि इस प्रकार से कि ये नदियाँ और प्रदूषित हो सकती हैं। तो इस प्रकार वर्जित किया गया है। अब हम आपको बताएंगे। अब देखिए जब सुल्तानपुर में ये नदी गोमती पहुंची थी, तो हम आपको बताते थे कि एक धोपाप स्थान करके है। तो जो बता रहे थे कि रावण वध के बाद जो ब्रह्म हत्या श्री राम जी पर लगा, तो उसके लिए जो मुनि वशिष्ठ थे उनके गुरु, तो उन्होंने उनको सलाह दिया कि वहाँ पे स्नान करने से, आदि गंगा है गोमती, तो वहाँ पे स्नान करने से आपके सारे पाप मिट जाएंगे। तो उन्होंने वहाँ पे स्नान किया, धोपाप। ध्यान दीजिएगा, स्थान का नाम है धोपाप, बहुत प्रसिद्ध स्थान है, गोमती नदी के किनारे है, सुल्तानपुर जिले में है। और यहाँ पे श्री राम जी ने अपने धनुष को धोया और अपने स्नान किया। इस प्रकार से इसकी पौराणिकता काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक बेल्हा देवी मंदिर करके है, वो प्रमुख स्थान कहाँ पे है, सई नदी के किनारे है। और वह स्थान है कहाँ पे, वह स्थान है प्रतापगढ़ जिले में। बेल्हा देवी, बेल्हा देवी मंदिर कहाँ पे है, प्रतापगढ़ जिले में। ठीक, तो ये हुआ। अब आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो
ये तो हुआ नदियों के बारे में, भूगोल के बारे में, जनसंख्या कितनी हुई, इस प्रकार से हम लोग सारी चीज़ें बताएं। अब आपको बताएंगे कि यहाँ के जो प्रमुख शासक थे उन्होंने स्थापत्य में जो योगदान दिया उन प्रमुख। दोस्तों तो जो भूगोल के बारे में हम बता रहे थे, तो भूगोल के बारे में जो चीज़ें हुई नदियों के बारे में। अब देखिए जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या कि जौनपुर जिले की जनसंख्या कितनी है, जौनपुर जिले का लिंगानुपात क्या है, क्या लिंगानुपात यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या तो नहीं हो रही जिससे हमारा लिंगानुपात गिर रहा है। तो देखिए जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने पूरे ज़िले में जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या लगभग 44,76,062 है। कितना है? 44,76,062। ध्यान दीजिएगा, इसमें लगभग 22,17,635 पुरुष हैं, आधे लगभग पुरुष हैं, और 22,58,476 लगभग महिलाएं हैं। कितने हैं पुरुष? 22,17,635 और महिलाएं कितनी हैं? 22,58,476 महिलाएं हैं। तो यहाँ का जनघनत्व जो है, जनघनत्व मतलब कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो कितने लोग रहते हैं? 1113, मतलब 1113 1 किलोमीटर क्षेत्र में ये लोग रहते हैं, इतने लगभग। और देखिए साक्षरता हमारी 2001 में जौनपुर ज़िले की कितनी थी साक्षरता? 2001 और 2011। ध्यान दीजिएगा 2001 और 2011 में साक्षरता कितनी थी और कितना हम लोग विकास किए? तो 59.89 थी, और वर्तमान में लगभग कितना पहुंच गई है? 73.66। कितना पहुंच गई है? 73.66 साक्षरता पहुंच गई है। तो 2001 में हम 59.89 साक्षरता पर थे, और वर्तमान में कितना पहुंच गए हैं? लगभग 76.66 पे पहुंच गए हैं। अब देखिए इसमें जो पुरुषों की साक्षरता है बहुत अच्छी है, लगभग 86% है, और जो महिला की साक्षरता है वो लगभग 61 है। लेकिन ध्यान दीजिए इम्पॉर्टेंट ये है कि महिला की साक्षरता भी धीरे धीरे अब बढ़ रही है, जो औसत साक्षरता देश की है उसके आगे चल रही है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ का लिंगानुपात। अब ध्यान दीजिए लिंगानुपात में अपना जिला कहाँ पे है और कितना अच्छा कर रहा है या कितना बुरा कर रहा है। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात हमारा है 1024। कितना है? 1024। देखिए 1024 लिंगानुपात, और भारत का लिंगानुपात आप लोग जानते होंगे 943 है। तो देखिए राष्ट्रीय औसत से हम लोग कितने आगे हैं, और लगभग देखिए 1000 पे निकाला जाता है। तो देखिए 1000 पुरुषों पे हमारे यहाँ महिलाएं कितनी हैं? 1024। तो हम लोग बगल का जिला आजमगढ़ है, वहाँ लिंगानुपात सर्वाधिक है। उसके बाद हमारे हिसाब से शायद अपने ज़िले का नंबर है। तो लिंगानुपात में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। साक्षरता यहाँ का लगभग ज़बरदस्त है। पुरुषों का ध्यान दीजिए लगभग 86% है, और महिला भी लगभग 60%। और साक्षरता के बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए लगभग जो शिक्षा है यहाँ पे काफ़ी जोर दिया जाता है। इसीलिए देखिए जौनपुर ज़िले को अधिकारियों का ज़िला भी कहा जाता है। क्यों? कि यहाँ पे मड़ियाहू तहसील में एक माधोपट्टी गाँव करके है, वहाँ की खासियत है लगभग जो देश की बेहतरीन शिक्षा है, वो शिक्षा परीक्षा है, उसमें लगभग एक गांव से ही लगभग जो माधोपट्टी गांव है वहाँ से लगभग 50 IAS, और बगल के गांव उससे प्रेरित होकर और आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे जिलों को अधिकारियों का ज़िला कहते हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरी चीज़, 2 प्रमुख स्टेशन हैं, एक जौनपुर सिटी करके से, और दूसरा भंडारी, जिसको जौनपुर जंक्शन के नाम से जानते हैं। भंडारी उसको क्यों कहते हैं? कि देखिए उसकी सारी जो सब कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं लगभग नीचे से हैं, यात्रियों के आने जाने के लिए। ओवरब्रिज का बाद में इस्तेमाल किया गया, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यह स्टेशन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बहुत सहायता पहुंचाता था। किस प्रकार की, जब कोई ट्रेन आती थी या जो कोई ब्रिटिश सैनिक आते थे, तो ये स्वतंत्रता सेनानी वहाँ नीचे चले जाते थे और उनको काफ़ी सहायता होती थी। तो 2 प्रमुख स्टेशन हैं। और जो शहर की जो लगभग बनावट है, उस बनावट में देखिए कि जो यहाँ के पुरातत्व स्थल हैं, वो यहाँ की छटा, जो कहते हैं ना कि प्राकृतिक छटा और साथ साथ विरासत को 4 चांद लगाते हैं। किस प्रकार से 4 चांद लगाते हैं आप लोग देखिएगा।
कि जो सरकी साम्राज्य जो था यहाँ पे शासन किया था, उस दौरान यह लगभग समझ लीजिए कि लगभग उत्तरी भारत का एक केंद्र था, जिसको सिराजे हिंद के नाम से जानते थे। किसके नाम से? सिराजे हिंद। परीक्षाओं में पूछा है कि सिराजे हिंद किस जिले को कहते हैं? सिराजे हिंद, सिराज ए हिंद किस जिले को कहते हैं? तो आपका सीधा सीधा उत्तर होगा जौनपुर जिले को। तो देखिए, जो सरकी साम्राज्य यहाँ पे शासन किया था, आप सरकी साम्राज्य को जाने, क्योंकि सरकी साम्राज्य ही जौनपुर को उभारने में लगभग संपूर्ण योगदान सरकी साम्राज्य का ही है। अब वो सरकी साम्राज्य जो 4 अंगुल मस्जिद, झंझरी मस्जिद, अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा है क्या जो उसको लाल दरवाजा कहते हैं? 4 अंगुल मस्जिद, आखिर मस्जिद में है क्या जो 4 अंगुल, किस प्रकार से उसको मापा गया है कि 4 अंगुल मस्जिद? अब आप लोग समझिए कि 4 अंगुल में किस प्रकार से मस्जिद बनाई गई है, और इतना लोकप्रिय है कि आप किसी परीक्षाओं के साक्षात्कार, यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार की लिखित परीक्षाओं में भी पूछता है, तो न जानकारी होने पर आप सवालों को गलत भी कर सकते हैं। अब देखिए, सरकी साम्राज्य जो था, उसके शासक कला के बहुत प्रेमी थे। उन्होंने मकबरा और मस्जिद, मदरसा, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों का निर्माण करवाया। तो यहाँ की देखिए, जौनपुर वर्तमान में किस प्रसिद्धि के लिए जाना जा रहा है? तो यहाँ पे प्रमुख चीज़ें हैं। देखिए, चमेली के तेल के लिए यह प्रमुख फेमस है। तंबाकू की पत्तियाँ, यहाँ की जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे तंबाकू की लगभग खेती की जाती है, तो उसमें भी काफ़ी प्रसिद्धि लिया है। और इमरती, जौनपुर की इमरती काफ़ी प्रसिद्ध है। और स्वीट मीट के लिए, आप लोग स्वीट मीट जानते होंगे, तो उसके लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और देखिए, जौनपुर की मूली कहते हैं ना कि जौनपुर की मूली बहुत फेमस है। और 2 चीज़ें हैं, मैं से आपको बताएंगे किस प्रकार। जौनपुर की मूली की खासियत आप लोग जाने कि लगभग आगे 12 से 15 फीट तक लगभग होती थी पहले, लेकिन वर्तमान समय में प्रदूषण और काफ़ी किसी जगहों के कम होने के कारण तो इसकी लंबाई लगभग आजकल 6 से 8 फुट तक मिल रही है। पहले जो 15 से 17 किलो तक वजन में मिलती थी, आजकल लगभग 8-10 किलो हो रहे हैं। और इसका प्रमुख कारण आप लोग जानते होंगे कि उन किसानों को जो मूली उगाते हैं, उनको पर्याप्त जो मूली का मूल्य है वो नहीं मिल पाता है, साथ साथ प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है, और जो शोध हैं उनके वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं हो पा रही है। तो ये प्रमुख है जो उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर उनको दूर किया जाए तो यह जिला अपने आप को उसमें और आगे बढ़ा सकता है। तो देखिए, जौनपुर में एक मूली हुआ। दूसरा, जौनपुर में मक्का बहुत प्रसिद्ध है। मक्का के उत्पादन में जौनपुर जिला काफ़ी अच्छा योगदान करता है प्रदेश में। और तीसरी चीज़ जो मैस है, हम आपको लास्ट में बताएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मूली, मक्का और लास्ट में एक मैस से नाम से है, उसको आपको बताएंगे। तो हम आपको देखिए चलते हैं लेके कि अब स्थापत्य में किस प्रकार से सरकी साम्राज्य ने यहाँ पे अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले आपको ले चलेंगे अटाला मस्जिद। अब देखिए, ये इतना खास है कि विभिन्न जो सत्ता रहती हैं, जैसे जो शासन करते हैं, तो उनके बीच में प्रमुख जो पत्रकार होते हैं, पता न कहाँ से न्यूज़ निकाल के लाते हैं कि यहाँ अटाला मस्जिद, तो कहीं जो पुरातत्व या कोई भी प्रकार का भी भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया है या खोजा नहीं है कि बताते हैं कि अटाला मस्जिद, उसके पहले यहाँ पे अटाला मंदिर के नाम से था, जो अटाला देवी की पूजा की जाती थी। तो अभी वो प्रमाणित नहीं हुआ है। तो हम आप लोग सीधे सीधे इस पर बात करेंगे कि अटाला मस्जिद किस प्रकार बना है, कब से बना। तो 1393 से बनना शुरू हुआ, 1408 तक। ध्यान दीजिएगा, 7 साल यहाँ, 8 साल, लगभग 17 सालों में बनना शुरू हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से बनना शुरू हुआ। और किसके शासनकाल तक बना था? इब्राहिम सरकी के शासनकाल में यह पूर्ण हुआ। तो 17 सालों में यह अटाला मस्जिद पूर्ण हुआ। अब इस अटाला मस्जिद की खासियत क्या है, आप लोग देखिए कि लगभग 1408, तो लगभग ये 800 वर्षों से वर्तमान रूप में स्थापित है। और वर्तमान में पर्यटन का प्रमुख केंद्र जिले का, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा अटाला मस्जिद के नाम से जौनपुर की प्रसिद्धि है। तो इसकी बनावट आप लोग देखेंगे तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकी स्थापत्य निर्माण कला का कितना उच्च कोटि का
प्रतिनिधित्व था। और इसकी सजावट में 3 तोरण द्वार लगे हैं। तोरण द्वार आप लोग जानते होंगे कि जो आगे गुंबद नुमा बनता है तो 3 तोरण द्वार है। सुंदर सजावट तोरण का किया गया है। बीच का जो तोरण है सबसे ऊंचा है और इसकी लंबाई, ऊंचाई नहीं बता रहे हैं हम लोग, लंबाई लगभग 23 मीटर की है। तो ये हुआ एक। कब से बना है और कब पूरा हुआ, कितने सालों में पूरा हुआ, किसके शासनकाल में, ध्यान दीजिएगा, किसके शासनकाल में शुरुआत हुई ये बहुत पूछता है, और किसके शासनकाल में पूर्ण हुआ। आगे हम लोग चलेंगे। ये अटाला मस्जिद हुआ, आगे है जामा मस्जिद। ये अटाला मस्जिद और आगे है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद की खासियत देखिए, ये कब से और किनके शासनकाल में शुरू हुआ, किस प्रकार से बना। तो 1458 से 78 लगभग 20 साल लगे इसको बनाने में। किसने बनवाया, हुसैन शाह नामक शासक ने। 20 सालों में यह बना। अब इसकी खासियत क्या है कि यह चबूतरे पर बना है और इसका आंगन जो है बहुत विशाल है। विशाल इतना है कि लगभग 66 मीटर लंबा और 64 मीटर चौड़ा। और मस्जिद से सटा इसकी खूबसूरती देखिए कि मस्जिद से जो सटा इसका सरकी कब्रिस्तान है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो यह जामा मस्जिद 20 सालों में लगभग बना। हुसैन शाह नामक सम्राट ने बनवाया। बीच में जो प्रार्थना कक्ष है उसको बताया कि बीच में प्रार्थना कक्ष लगभग 66 मीटर लंबा 64 मीटर चौड़ा है। अब आपको बताते हैं कि शाही किला यहाँ की देखिए, शाही किला जौनपुर की आन बान शान है। आप लोग समझ लगिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है शाही किला। और बनवाया किसने, फिर इसकी प्रसिद्धि क्या है। शाही किला में देखिए गोमती के बाएं किनारे पर स्थित है और लगभग आप कहेंगे कि शहर के दिल में ही बसा है। गोमती के बाएं किनारे पर, शहर के दिल मतलब बीचों बीच, और शहर की लगभग आप कह सकते हैं धड़कन। जौनपुर जिले का पर्यटन का प्रमुख केंद्र, और लगभग प्रतिदिन लगभग 5-6 हजार पर्यटन यहाँ आते रहते हैं। और इसका निर्माण 1362 में, कब, 1362 में किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए परीक्षाओं में पूछेगा तो आप लोग गलती मत करिए, याद रखिए और वैसे भी जानते रहिए जानकारी के हिसाब से। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। और भीतरी गेट की ऊंचाई इसी कितनी है, लगभग 26 फुट। जो किला है उसके भीतरी गेट की ऊंचाई 26 फुट और चौड़ाई लगभग 16 फुट है। और केंद्रीय फाटक जो है अंदर लगभग 36 फुट का है। तो ये शाही किला कितनी खूबसूरती लिया हुआ है कि आज भी वर्तमान स्वरूप में है और जिले के पर्यटन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ठीक, लेकिन स्थापत्य में अगली कड़ी में देखिए लाल दरवाजा मस्जिद। देखिए अब आप लोग कहेंगे कि जौनपुर जिले में सब आप मस्जिद के यही बारे में बता रहे हैं, मंदिर नहीं है क्या। तो देखिए जो यहाँ के स्थापत्य शासक थे तो उन्होंने जो बनवाया है लगभग मुस्लिम शासक थे। बाद में हिंदू या प्राचीन हिंदू जो शासक थे उसकी भी उपलब्धि के बारे में हम आपको बताएंगे। आगे मंदिरों के बारे में भी आपको काफ़ी बखान करेंगे जौनपुर का, जो हकीकत में है उसको भी बताते चलेंगे। देखिए लाल दरवाज़ा मस्जिद, इसको लाल दरवाज़ा क्यों कहते हैं, तो 1450 में यहाँ के सुल्तान थे सुल्तान महमूद शाह, उनकी पत्नी थी महमूद शाह। कौन, सुल्तान महमूद शाह की पत्नी थी रानी बीबी राजी। इन्होंने इसका निर्माण कराया था। इनकी पत्नी सुल्तान महमूद शाह की पत्नी रानी बीबी राजी ने इसका निर्माण करवाया। अब आप कहेंगे निर्माण कराया तो ठीक है, लेकिन लाल दरवाज़ा नाम क्यों पड़ा। तो देखिए यहाँ पे जो दरवाज़ा का निर्माण किया गया है वो लाल पत्थरों से किया गया है। तो इसीलिए इस दरवाजा, अब देखिए ये इतना प्रसिद्ध क्यों, हम क्यों इस पे बार बार फोकस कर रहे हैं कि लाल दरवाजा मस्जिद लाल नाम इसलिए पड़ा इसका कि जो इसमें पत्थर लगे हैं, लाल पत्थर लगे हैं। दूसरी चीज़, और यह सबसे बड़ी मस्जिद जौनपुर की मानी जाती है। इसमें जौनपुर का सबसे पुराना मदरसा स्थित है। जौनपुर का सबसे पुराना मदरसा। इसकी खासियत क्या है, ये क्यों बता रहे हैं हम आपको। देखिए ये मदरसा इतना महत्वपूर्ण है, उसका नाम क्या है, जामिया हुसैनिया। क्या नाम है, जामिया हुसैनिया। अब कहेंगे सर ठीक है नाम तो हुआ, अब इसकी नाम की खासियत क्या है। नाम की खासियत देखिए ये है, जो हमारे सम्राट थे लगभग 2 वर्षों तक भारत में शासन किए, शेर शाह सूरी। तो इन्होंने जब उनके पिताजी इस साम्राज्य में अपना योगदान दे रहे थे तो उस समय यहाँ पे इसी मदरसे में शेर शाह सूरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पूरी की थी। ठीक, तो इसलिए यह लाल दरवाज़ा मस्जिद काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है।
1450 में सुल्तान महमूद शाह की पत्नी रानी बीबी राजी ने इसको निर्माण कराया। सबसे पुराना मदरसा, नाम क्या है? जामिया हुसैनिया। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे प्रमुख शासक शेर शाह सूरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यहाँ पे पूरी की थी। आगे हम लेके चलेंगे, आगे कौन सी मस्जिद है उसके बारे में, उसकी खासियत क्या है, कौन निर्माण कराया, आपको बताएंगे। अब देखिए अगली कड़ी में है खालिस मुखलिस मस्जिद। तो इसका निर्माण 1417 में, क्या नाम है? खालिस मुखलिस मस्जिद। इसमें दो शासकों ने, खालिस मुखलिस और खालिस ने यहाँ इनका निर्माण कराया। आगे है शाही पुल। देखिए यह जौनपुर की धड़कन कहा जाती है, शाही पुल। आप लोग इसको बखूबी जानते हैं, जौनपुर की पहचान है। जौनपुर की पहचान क्यों है? हिंदू मुस्लिम समान संस्कृति सद्भाव का प्रतीक शाही पुल है। अब देखिए ये इतना महत्वपूर्ण, इसके बारे में काफी लोग बताते हैं किसने बनवाया, कोई कौन बनवाया। अब आप लोग आज से देखिए कि किसने बनवाया और कब बनवाया। 1568 में, सन 1568 में किसने बनवाया? मुनीम खान। कौन? मुनीम खान। अब आप लोग जानिए मुनीम खान कौन थे, कब बना है? 1568, लगभग 1550 में। अब देखिए 5.5 साल, तो आज देखिए 2022 चल रहा है। ये पुल कितने दिनों तक वर्तमान स्वरूप में जिस प्रकार बना था उसी प्रकार आज भी है। और इस पुल की खासियत हिंदू मुस्लिम सद्भाव का प्रतीक। यहाँ पे देखिए हिंदू मुस्लिम सब लोग वहाँ पे जाते हैं, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और देखिए और यहाँ के लगभग जो प्रशासन है इस पुल के संरक्षण में, और देखिए पुल के जो पिलर है वहाँ पे जो कलाकारी की है, आप लोग देखिए, कभी आइए जौनपुर का ये शाही किला, जो शाही पुल है, इसका दर्शन करिए। देखिए कितना अच्छा मनोरम दृश्य है। रात के टाइम देखिए क्या नज़ारा रहता है यहाँ का। आप लोग अब आके लेके चलते हैं। तो ये हुआ लगभग टोटल जो मस्जिद बताए सरकी साम्राज्य के समय की जितनी मस्जिद थी या योगदान था स्थापत्य में, उनके बारे में। अब आपको बताते हैं कि हिंदुओं के पवित्र स्थल यहाँ पे जौनपुर जिले में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे शीतला माता मंदिर, शीतला माता मंदिर। अब ये मंदिर जो है, ये मंदिर लगभग उतनी जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन यह मंदिर कहा जाता है कि प्राचीन काल में मौर्य कालीन मंदिर था। और हर रोज यहाँ पे 5000 से 7000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। चौकिया धाम के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी निर्माण की अवधि लगभग नहीं पाई जाती है और प्राचीन मौर्य कालीन मंदिर माना जाता है। तो आप लोग मौर्य शासन जान रहे हैं कब से कब तक था, तो उस टाइम का यह मंदिर बहुत पवित्र है। मंदिर के बीचों बीच एक तालाब है, वहाँ पे दर्शनार्थी स्नान करते हैं। और मंदिर की काफ़ी खासियत है। शीतला माता जो स्वच्छता की देवी मानी जाती हैं, जो देखिए यहाँ पे एक प्रमुख जो एक वैज्ञानिक कारण जोड़ा गया है कि स्वच्छता की देवी हैं। तो जो चेचक होता है तो इनकी पूजा अर्चना से लोग, मान्यता है, वैज्ञानिक मान्यता है कि उस रोग से मुक्ति मिलती है। और इसमें देखिए नीम की पत्ती से उस चेचक के रोगी की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और लगभग हर धर्म के श्रद्धालु दर्शनार्थी यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, मान्यताएं और विभिन्न प्रकार के सेवा दर्शन करते हैं। तो ये हुआ। आगे है हिंदू मंदिरों में बारीनाथ मंदिर। क्या नाम है? बारीनाथ मंदिर। यह मंदिर भी बहुत प्राचीन है, इसकी भी स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। यह प्राचीनता इसकी समझ लीजिए आप इस प्रकार से लगभग 300 वर्ष पुराना है, 300 वर्ष पुराना। और ये है कहाँ पे? उर्दू बाजार में स्थित है। किस जगह पे है? उर्दू बाजार। अब आप लोग उर्दू बाजार जानते हैं कि बीचों बीच शहर में स्थित है। उर्दू बाजार में लगभग 300 वर्ष पुराना। अब देखिए ये दो, आगे हम बताते हैं जमदग्नि आश्रम, ऋषि जमदग्नि आश्रम जौनपुर में। अगर जौनपुर में ऋषि जमदग्नि आश्रम को आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए आप यमदग्नि आश्रम। यमदग्नि आश्रम की खासियत देखिए क्या है। गोमती नदी के तट पर यह स्थित है, जमैथा गांव में। जमैथा गांव आप लोग जानते होंगे, गोमती नदी के तट पर यमदग्नि आश्रम। यमदग्नि थे कौन? यमदग्नि थे परशुराम जी के पिता और उनकी परशुराम जी के माता का नाम था रेणुका। तो यहाँ पे परशुराम का पूरा परिवार, परशुराम उनके पिता, यमदग्नि उनकी माता रेणुका रहते थे। उसी स्थान पर यमदग्नि आश्रम बनाया गया है। और दूसरी खासियत यहाँ की ये है कि यहाँ जो यमदग्नि है ये सप्त ऋषि, अब आप लोग जानते हो सप्त ऋषि कौन, तो सप्त ऋषियों के बारे में आप लोग कमेंट करिएगा कि ये एक यमदग्नि है
और 6 अन्य कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे उनका आश्रम था। अब देखिए बीच बीच में हिंदू धर्म के नाते, बहुलता के नाते जो बीच बीच में विवाद या कहते हैं कि विषय बना रहता है कि जौनपुर ज़िले का नाम यमदग्निपुरम के नाम से काफ़ी प्रस्तावित किया गया है। तो यमदग्नि इसी प्रकार से नाम यमदग्निपुरम रखने का विचार चल रहा है प्रशासन का, लेकिन देखिए अब कहाँ तक क्या होता है, आगे जो आएगा आप लोग देखेंगे। तो यमदग्नि आश्रम हुआ, आगे है रामेश्वरम मंदिर। क्या नाम है? रामेश्वरम मंदिर। अब ये देखिए जो मंदिर है ये बहुत प्रसिद्ध है, रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम, अब आप लोग कहेंगे कि रामेश्वरम मंदिर यहाँ पे कैसे आ गया? तो देखिए भाई मंदिर का नाम तो रखा जाता है स्थानीयता के अनुसार पे। तो ये कहाँ पे है? राजेपुर, जो तिरमुहानी हम बताए थे आपको, जहाँ पे सही मिलती है गोमती से, तिरमुहानी राजेपुर गांव में सही नदी जब गोमती में मिलती है तो राजेपुर गांव है, तिरमुहानी इसको कहते हैं कि दो तरफ से दोनों नदियां फिर आगे गोमती नदी निकलती है। तो यह प्रसिद्ध है। अब यह प्रसिद्ध क्यों है रामेश्वरम मंदिर? तो देखिए यह स्थान शहर से, जौनपुर शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, और जो बगल में एक क्षेत्रीय मार्केट है वहाँ से सिरकोनी, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर। तो ऐसी मान्यता है कि लंका विजय के उपरांत श्री रामचंद्र जी कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे स्नान किए थे। कौन? श्री रामचंद्र जी कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे स्नान किए थे। ये वही स्थान है जो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे 3 गांव हैं, विजयीपुर, उदपुर और राजेपुर, जो तीनों गांव दोनों देखिए ऐसे बताए थे आपको ना अभी आगे कि दोनों नदियाँ ये हुई, ये नदी एक, ये नदी एक, आगे नदी निकली, तो एक गांव यहाँ पे, एक गांव यहाँ पे, एक गांव यहाँ पे। तो तीनों गांव कौन कौन से हैं? विजयीपुर, उदपुर और राजेपुर। तो विजयीपुर जो यही गांव है, अष्टावक्र मुनि की तपोस्थली, और नदिया के पार फिल्म की शूटिंग भी यहाँ हुई थी। तो आप लोग देखेंगे तो जानेंगे वहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। फिर आगे हम आएंगे गोकुल घाट। क्या नाम है? गोकुल घाट या गोकुल धाम। क्या कहते हैं? गोकुल घाट, गोकुल घाट। अब देखिए गोकुल घाट की खासियत क्या है? गोकुल घाट गोकुल धाम के नाम से जाना जाता है, गोमती नदी के तट पर है, लगभग 400 वर्ष पुराना है। ठीक, और इसकी और स्पष्ट जानकारी उतना उल्लेखित नहीं किया गया है। तो कहाँ पे है ये जानिए, लगभग 400 वर्ष पुराना है, गोमती नदी के तट पर। आगे एक स्थान बहुत प्रसिद्ध है, पांचों शिवाला। पांचों शिवाला नाम है, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट ऐतिहासिक जानकारी नहीं है। पांचों शिवाला कहाँ पे है? जौनपुर में है। मूली के बारे में बता दिए, मक्का के बारे में बता दिए। अन्य जो प्रमुख स्थल है तो देखिए एक बक्सा ब्लॉक कहा जाता है, वहाँ का एक गांव है चुरावनपुर। तो चौमुख वीर बाबा के नाम से एक शिवलिंग प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? वो चतुर्मुखी अर्धनारीश्वर का स्वरूप प्रतिमा मानी जाती है। तो हमारे देश के इतिहासकारों ने जब उस पर काफ़ी शोध किया तो उन्होंने बताया कि यह गुप्तकालीन कृति लगभग जैसे दिख रही है, तो उन्होंने इसके बारे में बताया। तो आप लोग जानिए कि हम क्या बताएं शाही किला के बारे में, आगे क्या बताएं ख्वाबगाह, फिर दरगाह चिश्ती, फिर पान शरीफ, फिर जहांगीरी मस्जिद, फिर अकबरी भी, फिर सरकी सुल्तानों के मकबरे बहुत प्रसिद्ध हैं जौनपुर में। फिर आगे जाएंगे शहर से थोड़ी दूर पे एक जोशी धाम करके है, जो हनुमान जी का प्रमुख है मंदिर है, वहाँ पे बहुत श्रद्धालु जाते आते रहते हैं। और माँ चंडी धाम है, शहर के बीचों बीच मैहर धाम है। तो इस प्रकार जौनपुर के समस्त जो हिंदू धाम हुए और जो मुस्लिम स्थापत्य हुआ उनका हम वर्णन किए। फिर आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जौनपुर शहर में जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, हम आपको जौनपुर के बारे में समस्त चीज़ें बता चुके हैं। और देखिए जो 4 अंगुल के बारे में, मस्जिद के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो 4 अंगुल मस्जिद की खासियत जो है, मोहम्मद हसन आप कॉलेज देख रहे होंगे तो उसी के समीप है, और उसकी खासियत जो है 4 अंगुल। तो अंगुल देख रहे हैं आप, उसी प्रकार से 4 अंगुल का जो बनाया गया है, तो उसमें ये प्रकार जो 4 अंगुल मापा गया है। 4 अंगुल की खासियत जो उसमें संगमरमर लगे हैं, उसकी लंबाई को 4 अंगुल कहा जाता है। आप लोग शुरू में ये जानकर अचंभित होंगे कि 4 अंगुल किस प्रकार से है। तो उसमें जो संगमरमर लगाया गया है उसकी लंबाई को नाप कर 4 अंगुल का नाम दिया गया है। और जौनपुर जिले की देखिए जो खासियत है, यहाँ पे लगभग टोटल 8 है विधानसभा सीटें हैं और 2 संसदीय सीटें बनाई गई हैं। तो संसदीय सीटें किस प्रकार से जनसंख्या के अनुपात में बांटकर बनाई जाती हैं, तो उसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक जो मछली शहर सीट है वो सुरक्षित मानी जाती है, और एक
जौनपुर सदर की सीट हुई और बाकी जो अन्य सीटें हैं विधानसभा की उस पर ध्यान दीजिएगा। जौनपुर में टोटल 22 ब्लॉक हैं और 8 लगभग नगर पंचायत हैं, 2 नगर पालिकाएँ हैं, तो टोटल हुए 8। और देखिए ध्यान से, जो नगर पालिका है तो वर्तमान में जो इसका दर्जा है बी ग्रेडी से शहर माना जाता है। तो जौनपुर ज़िले में और बहुत प्रमुख चीज़ें हैं, जो यहाँ पे एक शमशान घाट माना जाता है, गोमती नदी के किनारे राम घाट बहुत प्रसिद्ध है। और जो यहाँ पे एक जौनपुर ज़िले से लगभग सई नदी पर एक माना जाता है बरगुदर का पुल। तो देखिए यह पुल बहुत पुराना है, मुगल काल का पुल है। लोगों की मान्यता है कि शाहजहाँ के द्वारा यह लगभग बनवाया गया था। और मछली शहर, आप लोग देखिएगा कि मछली शहर को मछली शहर क्यों नाम जाना जाता है। एक बार वहाँ के किसी एसडीएम ने किसी बुजुर्ग से इसकी काफ़ी जांच पड़ताल की, लेकिन कोई सूचना प्रमाणित नहीं हो पाई कि मछली शहर। अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। देखिए जौनपुर शहर की इतनी खासियत है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे जो यहाँ की संस्कृति सद्भाव को देखकर यहाँ पे बार बार आए हुए हैं और यहाँ की हिंदू मुस्लिम तहजीब जो है वहाँ पे काफ़ी बखान किया उन्होंने अपने शब्दों में, और चल कर काफ़ी कुछ देखा। और जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, जो राजकीय मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल विश्वविद्यालय के समीप बनाया जा रहा है, वहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया और उसका नामकरण भी किया है। और जो विश्वविद्यालय यहाँ का था, पूर्वांचल विश्वविद्यालय है वर्तमान में, लगभग 1987 से यहाँ के ज़िले का कार्यभार और आसपास के ज़िलों का भी कार्यभार देख रहा है। तो यह शिक्षा के केंद्र क्षेत्र में बहुत प्रमुख योगदान दे रहा है। और जौनपुर ज़िला इस प्रकार से हम आपको बताए हैं शुरू से लेके किस प्रकार से मध्यकाल में कन्नौज शासकों ने आक्रमण किया, यवनपुर नाम रखा, बाद में सरकी साम्राज्य के शासकों ने किस प्रकार यहाँ पे शासन किया, फिरोज शाह तुगलक ने 1358 में किस प्रकार से इसकी स्थापना की, किसके याद में, उनके चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको जौना खान जानते हैं, उन्हीं के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक, जो सार्वजनिक कार्य के लिए बहुत जाने जाते थे, दारुल सफ़ा, दारुल उलूम और विभिन्न संस्थाओं का उन्होंने स्थापना किया जो सार्वजनिक हित के लिए थे। और फिरोज शाह तुगलक के नहरों के निर्माण में भी काफ़ी योगदान दिए। तो यहाँ के जो शासक थे, स्थापत्य कला में अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, झंझरी मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद और 4 अंगुल मस्जिद और खालिस मस्जिद और विभिन्न प्रकार के जो मस्जिदें हैं जिनको, और जो शाही किला, शाही पुल, अकबर ब्रिज, ख्वाब और पान दरीबा, ये सब जो विभिन्न प्रकार के यहाँ के पर्यटन स्थल हैं, आप लोग यहाँ देखिएगा। और जो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के नज़ारे हैं बहुत है। और यहाँ की शिक्षा बहुत उच्च कोट की मानी जाती है, अधिकारियों का जिला कहा जाता है। तो देखिए अखिलेश एजुकेशन जो चैनल ये बनाया गया है, इस पे वीडियो जो अपलोड किए जा रहे हैं एकदम निःशुल्क है। आप लोग इसकी खास ये जानकारी रखिए, निःशुल्क आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर ये आप लोग देख रहे होंगे वीडियो, तो आपको शुरू में हम बताए थे कि जौनपुर में महज 3 चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं, एक मूली, एक मक्का, और आप लोग तीसरे पर उतना मत ध्यान दीजिएगा, मक्कारी के नाम से। मक्कारी आप लोग जानते होंगे चुगलखोरी टाइप में, तो इस पर आप लोग मत जाइए। लेकिन याद रखिए, एक याद करने के तरीके के रूप में है। तो आप लोग कहीं जैसे साक्षात्कार हुआ तो ये चीज़ें जानिए, लेकिन मक्कारी शब्द प्रयोग मत करिएगा, ये आपको निगेटिव इंप्रेशन डालेगा। तो इस प्रकार से, और यह निःशुल्क है, तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि निःशुल्क है, विभिन्न लोगों के पास जानकारी वाली चीज़ें पहुँचे। और सब्सक्राइब भी करिए ताकि यह चैनल ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको समय समय पर उपलब्ध कराता रहे। क्लास से ये सूचना अगली है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के समस्त जानकारियों के लिए आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। और इस प्रकार से जो विभिन्न भारत के पुराने स्थल हैं उनको हम बताते चलेंगे, साथ साथ विषयों की वीडियो पर भी हम लोग आते रहेंगे। तो आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और काशी विश्वनाथ के बारे में समस्त जानकारी के लिए अगली वीडियो में अगले सर के द्वारा आया जाएगा, तो आप लोग उस पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।